Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 हम लोगों ने खत्म कर लिया था और अब हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है हमारा वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, जब प्रकाश, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अपने संचरण की दिशा से, अपने पथ से क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इससे बहुत सारा माध्यम है। अगर हम जैसे जो प्रकाश का किरण है वो वायु से अगर कांच में जा रहा है या फिर वायु से जल में जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, माध्यम बदल रहा है, तो जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। जो उसका ओरिजिनल रास्ता, जिस रास्ते से गुजर रही होती है, उस रास्ते से भटक जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस चीज को हम लोग डायग्राम से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिया है प्रकाश का अपवर्तन का। हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण होता है, जैसे अगर हम लोग देखें, कोई बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है तो हमको बाल्टी का गहराई कम मालूम होता है। ठीक है, ये प्रकाश का अपवर्तन का ही एप्लीकेशन है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण भरी हुई बाल्टी का गहराई हमें कम मालूम पड़ता है। फिर हम लोग देखें कि अगर हम क्या करते हैं, किसी पानी से भरी बाल्टी पर हम कोई छड़ी डाल देते हैं या फिर हम क्या करते हैं, पानी से भरे गिलास में अगर हम पेंसिल वगैरह डाल देते हैं तो पेंसिल हमको क्या होता है, टेढ़ा नजर आता है। ठीक है, तो इसका कारण भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन ही है। तो अगर हम लोग देखें कि अगर पानी से भरे बर्तन में नींबू रखा हुआ है, ठीक है, तो नींबू हमको क्या होता है, थोड़ा बड़ा नजर आएगा। या फिर रसगुल्ला का एग्जांपल ले लो, रसगुल्ला जब रखा होता है तो वो डूबा होता है अपने रस में तो बड़ा बड़ा नजर आता है, लेकिन जब हम बाहर निकालते तो थोड़ा छोटा लगता है। ठीक है, तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। तो हम लोग देखें, अगर कोई कागज पर कुछ लिखा हुआ है, वो किसी कांच के सिल्ली के नीचे रखा हुआ है, जैसे पेपर में कुछ लिखे हैं, ठीक है, और उसको क्या किया, उसके ऊपर ग्लास हम रख दिए हैं। ठीक है, तो हमको क्या होता है, वो थोड़ा बड़ा बड़ा नजर या फिर उठा हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई पानी से भरा बर्तन है, उसमें कोई सिक्का डाले हुए हैं, ठीक है, तो सिक्का क्या होता है, थोड़ा उठा हुआ नजर आता है। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। तो हम लोग देखेंगे ये अपवर्तन होता कैसे है। तो इस फिगर पर हम ध्यान देखें, जैसे हम क्या लिए, कांच एक स्लैब ले लिया, कांच का क्या ले लिया, सिल्ली ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या हमारा, ए बी सी डी कांच का एक सिल्ली है। ठीक है, तब देखेंगे अपवर्तन कैसे होगा। तो अपवर्तन को देखने के लिए हम लोग समझेंगे, यहाँ पे एक किरण है ई एफ, ये किरण ई एफ आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये किरण आ रहा थी, आपतित किरण है, ठीक है, ये किसी बिंदु पे ओ पे टकराया। ठीक है, इस किरण को बिल्कुल ऐसे सीधा चला जाना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सीधा चला जाना चाहिए था इस किरण को, लेकिन क्या हुआ, ये माध्यम में बदला, ऊपर वायु है, नीचे यहाँ पे कांच है। ठीक है, फिर यहाँ पे वायु है। तो जब ईएफ किरण आ रहा है, ठीक है, तो अपवर्तन का हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। यहाँ पे एक क्या कहता है, माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, क्या होगी, जो इसका जो रास्ता है अपने रास्ते को बदल लेगी। तो ये किरण क्या हो गया, अपने रास्ते को बदल के क्या आ गया, एफ ये ओ डैश, अपना रास्ता ये वाला बदल लिया है। ठीक है, क्या हो गया, विचलित हो गया। अब जहां पे टकराया था वहां पे हम क्या किया, लंब खींचे हैं। ठीक है, एन डैश, जो हमारा क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे, ये किरण आता है, फिर से एक बार फिर से आपतित होता है, तो फिर से जहां पे आपतित होता है वहां पे हम नॉर्मल खींचते हैं, विलंब खींचते हैं। ठीक है, और इसको ये बिल्कुल इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, फिर से ये विचलित हो गया। तो जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करता था, अपना जो मूल रास्ता था, मूल पथ था, उसको छोड़कर विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और कांच का अगर हम सिल्ली ले ले तो अपवर्तन दो बार होगा। एक बार अपवर्तन यहाँ पे हुआ, इसको ऐसे बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, फिर बिल्कुल ऐसे तिरछा हो गया। ठीक है, और फिर दूसरा यहाँ पे इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन फिर क्या हो गया, दूर हो गया। ठीक है, तो कांच की सिल्ली से क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है।
ठीक है, आप हम लिए। अब हम इसको आगे देखेंगे। प्रकाश का जो अपवर्तन है उसका दो नियम होता है। तो पहला नियम तो बिल्कुल सेम है जैसा प्रकाश का परावर्तन का नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होता है तीनों एक ही समतल में होता है। तो जो रूल 2 है, दूसरा नियम है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें ये कहता है हम लोग आपतन कोण तो देखें ही थे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना आपतन कोण कहलाएगा। तो वैसे ही अपवर्तित किरण, ये जो किरण है अपवर्तन के बाद मिल रहा है हमको, तो क्या कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। तो ये आपतन कोण, ये EFN, सॉरी EON, और अपवर्तन कोण क्या है N डैश O, और ये O डैश। ठीक है, ये वाला कोण जो R1 से लिखा हुआ ये हमारा अपवर्तन कोण है। तो हम लोग कहते हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, एक स्थिरांक होता है। तो आपतन कोण की ज्या मतलब होता है साइन, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं साइन कॉस। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एक नियतांक होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ही जो कांस्टेंट वैल्यू आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। इसी नियम को हम लोग स्नेल्स लॉ भी या स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे अपवर्तनांक है क्या। अपवर्तनांक को हम लोग जनरली स्मॉल एन से डिनोट कर देते हैं। अगर हमको अपवर्तनांक पूछा जाए तो अपवर्तनांक हम माध्यम में निकालते हैं। ठीक है, माध्यम एक, तो सबसे पहले हम लोग बहुत सारा अपवर्तनांक पढ़ेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर अपवर्तनांक का बात करें तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा माध्यम दो में प्रकाश की चाल। मान लेते हैं हमारे पास दो माध्यम है। ठीक है, पहला माध्यम हम लोग मान लिया जल है, दूसरा माध्यम कांच है। ठीक है, वैसे ही मान सकते हैं पहला माध्यम हमारे पास वायु है, दूसरा माध्यम जल है, दो माध्यम है। ठीक है, तो हमको अपवर्तनांक निकालना है तो माध्यम, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, ये अनुपात क्या कहलाता है, ये अनुपात कहलाता है अपवर्तनांक। अगर हम यहाँ पे लिखे N21, यहाँ हम क्या लिखे N21, इसका मतलब ये हो गया माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। और N21 लिखते हैं इसका मतलब क्या, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, N21 हमको निकालना है। ठीक है, N21 निकालना है तो हम क्या करेंगे, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष निकालना है। तो जो यहाँ पे V1 लिखे हैं, ठीक है, मतलब प्रकाश का वेग माध्यम एक में प्रकाश का वेग। ठीक है, माध्यम एक में प्रकाश का वेग, और ये V2 क्या, माध्यम दो में प्रकाश का वेग। अगर हमको निकालना है माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, हम क्या लिखेंगे, माध्यम प्रकाश का माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा माध्यम दो में प्रकाश की चाल। फिर हम लोग आगे बढ़ते हम उल्टा कर दे N12 लिखें तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो माध्यम एक का अगर माध्यम दो के सापेक्ष निकालना है तो माध्यम दो में जो प्रकाश की चाल है उसको ऊपर रखेंगे और माध्यम एक में प्रकाश की चाल को हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, ये अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं निरपेक्ष, हमारे पास क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। हमारे पास क्या है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर हमको निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यदि माध्यम एक, पहला माध्यम को हम लोग क्या मान लेते हैं, निर्वात या वायु। ठीक है, यहाँ पे दो माध्यम था, अगर हम एक माध्यम को मान ले कि निर्वात है या वायु है। ठीक है, और माध्यम दूसरा हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, माध्यम एक को हम निर्वात या वायु क्यों कह रहे हैं, क्योंकि निर्वात या वायु में प्रकाश के चाल को हम लोग सेम मानते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेकिन हम लोग उसको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मानते हैं। तो अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कब निकालेंगे, जब माध्यम एक क्या हो, या तो निर्वात हो या वायु हो, और माध्यम दो कुछ भी हो सकता है। तो हमको निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो सी क्या है, सी है हमारे पास निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, और वी क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हमको निकालना हो तो N = C, ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अब जो अपवर्तनांक होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा हीरे का होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक यहाँ पे दिया हुआ है 242 आता है इसका वैल्यू। इसका मतलब ये अपवर्तनांक का मतलब ये आता है कि प्रकाश की चाल हीरा में क्या है, 1/242 गुना कम होगा। हवा के कंपैरिजन में अगर हम हीरा में प्रकाश की चाल बात करें तो 142 गुना
कम होगा। 1/142 होना कम होगा। अब प्रकाशिक दो माध्यम, प्रकाशिक सघन माध्यम और प्रकाशिक विरल माध्यम। ठीक है, सघन या विरल क्या होता है? ठीक है, तो प्रकाशिक सघन माध्यम किसको कहेंगे? जिसका क्या अपवर्तनांक ज्यादा है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो क्या कहलाएगा? प्रकाशिक सघन माध्यम। और जिसका अपवर्तनांक कम है वो कहलाएगा प्रकाशिक विरल माध्यम। जैसे हम कंपैरिजन करते हैं, ये कंपैरिजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं जल का और कांच का, जल का और कांच का। ठीक है, तो दोनों में अपवर्तनांक ज्यादा किसका होगा? कांच का, कि कांच क्या है? सघन माध्यम है। ठीक है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, कांच क्या ज्यादा डेंसिटी है, उसका घनत्व ज्यादा होता है क्योंकि सॉलिड है। ठीक है, तो अगर हम जल और कांच में तुलना करें तो कांच हमारा प्रकाशिक सघन माध्यम होगा क्योंकि उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और जल हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाशिक विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है, अगर वैसे हम बात करें जल और वायु का बात करें तो वायु क्या हो जाएगा? प्रकाशिक विरल माध्यम, और जल हमारा प्रकाशिक सघन माध्यम। अब क्या होता है जब तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो हर एक माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो अपवर्तनांक के कारण जो प्रकाश का विचलन होगा, ठीक है, जिसे हम लोग अपवर्तन कहते हैं, तो विचलन भी में भी डिफरेंसेस आएगा। तो हमारे पास पहला केस है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। मान लीजिए यहाँ पे विरल माध्यम हवा है, विरल माध्यम को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हवा या वायु, और सघन माध्यम को मान लिए जल। ठीक है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और क्या होगा? अपने रास्ते में तो रहेगा नहीं, अपने रास्ते से उसको चेंज होना है, डेविएट होना है। तो डेविएट किधर होगा? अभिलंब से दूर भी हो सकता है, अभिलंब के पास भी जा सकता है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है और उसका स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक विरल माध्यम मान लेते हवा, ये आया प्रकाश का किरण यहाँ पे टकराया, तो बिल्कुल ऐसे सीधा चला जाना चाहिए था डेड लाइन पे, लेकिन क्या होता है ये सघन माध्यम है तो ये हमारा अभिलंब है, ये लाइन क्या हमारा अभिलंब है, तो क्या हो गया? अभिलंब की तरफ झुक गया। जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब प्रकाश क्या होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तब क्या होगा? ठीक है, हम बात करते हैं, मान लेते ये कांच है, जो सघन माध्यम वो क्या है? कांच, और विरल माध्यम क्या है? जल मान लेते हैं। तो कांच यहाँ से देख रहे हैं जो प्रकाश का किरण कांच से आ रहा है, इस बाउंड्री पे टकराया कि जो जल और कांच का बाउंड्री लाइन में टकराया, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? अभिलंब खींच दिए। ठीक है, इनको बिल्कुल ऐसे सीधा जाना चाहिए था, जब प्रकाश इधर से आ रहा है बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए था प्रकाश को। ठीक है, लेकिन क्या हो गया? अपने रास्ते को बदल लिया, और क्या हुआ? जो अभिलंब है उससे दूर चला गया। जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो विलंब से दूर हट जाता है। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं गोलीय लेंस। ठीक है, हम लोग लेंस पे आते हैं। तो दो पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ जो माध्यम होता है, ठीक है, ऐसा तल जो दो पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है, क्या होगा? दोनों तरफ पारदर्शी होगा। ठीक है, जबकि मिरर में क्या था? पारदर्शी नहीं था, तरफ हम लोगों ने पेंट कर दिया था, वो अपारदर्शी था। अगर तो यहाँ पे क्या दो पारदर्शी तलों से घिरा हुआ जो होगा उसको क्या कहेंगे? गोलीय लेंस। तो गोलीय लेंस कितने प्रकार का होगा? हमारा गोलीय लेंस दो प्रकार का होगा। तो पहला क्या है? उत्तल लेंस, और दूसरा है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस का पहचान क्या है? उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है। लेकिन अवतल लेंस क्या होगा? बीच में पतला होगा और किनारों पे मोटा होगा। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। ठीक उल्टा, जो दर्पण था उसका ठीक उल्टा। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो किरण आएगा, ठीक है, वो क्या होगा? अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे मिल जाएगा उत्तल लेंस में, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो अवतल लेंस होगा उसमें किरण अपवर्तन के बाद क्या होगा? अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू।